ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक शोषण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश शासन यानी अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था का काफ़ी अधिक स्टेप वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से शोषण किया गया। चरणबद्ध तरीके से यानी एक प्लानिंग के तहत जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसका इस तरह से प्रयोग किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश अर्थव्यवस्था या ब्रिटिश शासन को उसका फ़ायदा मिल सके। चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरह का हमारे औपनिवेशिक शोषण हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन में हुआ था। सबसे पहले कृषि क्षेत्र का औपनिवेशिक शोषण। तो कृषि क्षेत्र में औपनिवेशिक शोषण शुरू करा अंग्रेजों ने और वो चालू करा ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी प्रथा शुरू करके। जो जमींदारी प्रथा थी भारत में पहली बार एक इस तरह की प्रथा को चालू किया गया कि भाई जैसे यहाँ पर किसान है, फार्मर हैं और यहाँ पर ये सरकार है जो ब्रिटिश हमारी गवर्नमेंट थी उस टाइम की, ये गवर्नमेंट है और यहाँ पर एक मिडिल मैन यहाँ पे रखा गया जिसे कि जमींदार का नाम दिया गया। यानी कि जो किसान थे उन्हें जमीनों का असली मालिक हटा दिया गया और उनकी जगह पर जो जमीनों का असली मालिकाना हक था वो जमींदारों को दे दिया गया। इसी व्यवस्था को कृषि का जमींदारी प्रथा कहलाता है। भू राजस्व की जमींदारी प्रथा या जो ये हमारी पास खेती की जमींदारी प्रथा थी, ये थी वह प्रथा जो मध्यस्थों मिडिलमैन जिन्हें जमींदार कहते थे के माध्यम से कार्य करती थी। जमींदार क्या करते थे? औपनिवेशिक शासन यानी कि जो ब्रिटिश लोग थे, अंग्रेजी शासन था और जो हमारे किसान थे उनके बीच में एक मिडिलमैन का काम करते थे। यानी किसानों से टैक्स लेते थे, उस टैक्स में से अपना हिस्सा काट लेते थे और बाकी जो गवर्नमेंट का बनता था उस टाइम की गवर्नमेंट का वो उसको देते थे। इस प्रथा से भारतीय कृषि का शोषण कई प्रकार से हुआ। नंबर 1, पहली बात, जमींदारों ने खुद को भूमि के स्वामी ही घोषित कर दिया। यानी कि अब जो जमीन थी वो किसी भी तरह से किसानों की नहीं रही, अब सारी जमींदारों का जो मालिकाना हक था वो जमींदार हो गई। इनको भू राजस्व के रूप में सरकार को एक पूर्व निर्धारित राशि देनी होती थी, लेकिन इन्हें एक बात की स्वतंत्रता थी कि वे भूमि को जोतने वाले यानी किसानों से जितना भी चाहें राशि वसूल कर सकते। तो पहली बात आप समझ गए कि कृषि में हमारा क्या हुआ कि जमींदारों ने ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूला और उसमें से कुछ हिस्सा अंग्रेजी सरकार को दिया और बाकी अपने पास रख लिया। इस सारी प्रथा का सबसे अधिक शोषण जो भूमि को जोतने वाले किसान थे उनके ऊपर पड़ा। दूसरी बात हमारे पास है, भूमि को जोतने वालों के पास बहुत कम आय थी, उनके पास कृषि में निवेश के लिए कोई अधिशेष नहीं बचता था, क्योंकि जमींदारी प्रथा में इस तरह से अधिशेष यानी बाकी उनके पास अपना खुद का घर का खर्चा चलाना, घर का जीवन यापन करना, पेट भरना ही मुश्किल हो जाता था, क्योंकि मोस्टली सब कुछ उन्हें एक टैक्स के रूप में, लगान के रूप में जमींदार को देना होता था। तो ऐसी कंडीशन में ना तो उनके पास कृषि में निवेश के लिए कुछ बचता था और ना ही किसी प्रकार का अधिशेष बचता था, जिससे किसानों की जो कंडीशन है और कृषि अर्थव्यवस्था जो औपनिवेशिक काल की है वो काफ़ी अधिक पिछड़ी और बेकार होती गई। दूसरी ओर जो जमींदार थे अपनी राजस्व आय जितनी भी वो तनख्वाह लगान के रूप में वो प्राप्त कर रहे थे उससे जीवन में विलासिता की वस्तुओं पर वो काफ़ी अधिक खर्च करते थे। तो भारत में दो प्रकार का जो ये वर्ग है वो औपनिवेशिक काल में जमींदारी प्रथा के कारण हुआ। एक वर्ग जो कि अति विलासिता का जीवन व्यतीत कर रहा था वो थे जमींदार, और ये जमींदार जो अंग्रेजों ने लगान वसूल करने के लिए भारतीय किसानों से लगान वसूल करने के लिए मिडिलमैन के रूप में रखा था। दूसरी बात करते हैं कि जो औपनिवेशिक शासन था यानी अंग्रेजी शासन था उसका औद्योगिक क्षेत्र पर भी काफी अधिक शोषण हुआ। भारत का हस्तशिल्प शुरू में अपनी विविधता के लिए और गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध था, लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपना कंट्रोल लिया तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के हस्तशिल्प को नष्ट करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए। पहला, भारत के हस्तशिल्प उद्योग की विदेशी मांग और उनके निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिया। यानी कि भारत का जितना भी हम विदेशी मांग के लिए निर्यात करते थे उसमें बहुत अधिक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई, जिसके कारण भारत का हस्तशिल्प का निर्यात काफ़ी कम हो गया।
दूसरी बात, भारत के हस्तशिल्प उद्योग की घरेलू मांग भारतीय बाजारों में उसे हटाने के लिए ब्रिटिश जो वस्तुएं थी, यानी लंदन से जो बनी हुई, इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुएं थी, उनको शुल्क मुक्त किया गया। तो ऐसी कंडीशन में इंग्लैंड से जो बनी हुई वस्तुएं थी वो भारत में काफी सस्ते दामों में मिल रही थी। इस कंडीशन में क्या हुआ कि भारत का जो घरेलू मांग है हस्तशिल्प का, वो भी बिल्कुल नष्ट हो गया। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी शोषण हुआ। ब्रिटेन में औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत से जो कच्चा माल था उसको वहां से बिना शुल्क के ही, शुल्क मुक्त यानी बिना टैक्स लगाए, भारत से लंदन भेजा जाने लगा। कौन सा वाला? जो कि कच्चा माल हो, ताकि लंदन और इंग्लैंड की जरूरत को पूरा किया जा सके। भारतीय बाजारों में ब्रिटिश वस्तुओं की मांग का विस्तार करने के लिए जो ब्रिटिश बनी बनाई वस्तुएं थी, मशीनों द्वारा बनी बनाई वस्तु थी, उन्हें इंग्लैंड से भारत में बिल्कुल शुल्क मुक्त आयात किया गया, यानी अपनी वस्तुओं के आयात में कोई टैक्स नहीं लगाया और हमारे कच्चे माल को वहां पहुंचाने के लिए कोई टैक्स नहीं लगाया। कहने का मतलब है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत भारतीय अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक काल में शोषण हुआ। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि अपने औपनिवेशिक शोषण के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था उस समय एक गतिहीन, यानी जिसमें किसी भी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं था, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था बन गई।